बहुत अच्छे से मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है। अब कोई शिकायत ये नहीं करेगा सर हमारी मैथ्स नहीं है, हम मैथ्स नहीं पढ़ी हमने, हमें कैसे आएगा। ऑलरेडी मैं आपको मैथ्स का सारा बेसिक कवर करा चुका हूँ। उसके अलावा कुछ आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। इसमें y और x की मैक्सिमम पावर 2 है, इतना कैच कर पा रहे हो तो डेफिनेटली पैराबोला मस्ट बी अलोंग टू दी y एक्सिस, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जिसकी पावर कम होती है पैराबोला उसके अलोंग होता है। हो वाले मैं तो नहीं था अपनी क्लास में, मेरी क्लास में एक लड़का था वो फेंकता था बहुत ऊंचा, तो मुझे बहुत देर बाद समझ में आया भाई ये कि वो कैसे फेंकता। मैं करता था बॉल फेंकता था ना ऐसे कर लेट जाता था भाई नीचे पूरा का पूरा यूं फेंकता था। आपने कभी फेंकी बॉल ऐसे करके फेंकते बॉल को ऐसे क्यों कर रहा होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th फिजिक्स जिसमें हम नीट को प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं साथ में। इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो बच्चे 11th क्लास से पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी नीट या JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो एज भी उन्हें साथ साथ मिलते रहे उसके लिए सीरीज चलाई गई है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फुल कॉन्सेप्ट जितना आपका NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको रियल लर्निंग आएगी, आपको समझ में आएगा NCERT में क्या दिया हुआ है एक्चुअली। मतलब इसलिए नहीं पढ़ रहे कि खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, एक्चुअली फिजिक्स है, समझने वाली चीज़ें हैं, उसे हम समझने के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में अभी हमारे ओलंपिक में, इससे पहले भी गोल्डन बॉय ने बहुत कुछ गोल्ड जीता था और इस बार भी बहुत कुछ जीता है, तो वो कैसे करके जेवलिन में किस तरह से किस पर्टिकुलर एंगल पे चीज़ों को फेंकने का हो रहा होता है वो सब हम देखेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें जरूर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 के अकॉर्डिंग, मोशन इन अ प्लेन इसका नाम है। मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं देखा, क्योंकि मैं सीक्वेंस से कराता हुआ आ रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस से देखोगे तो बेहतर रहेगा। ऑल्दो ये चैप्टर्स अपने आप में उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा कि आप सीक्वेंस में देखो। मोशन इन अ प्लेन से पहले मैंने क्या पढ़ाया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पहले मैंने क्या पढ़ाया था, बेसिक मैथमेटिक्स के 5 लेक्चर, जिसे मैंने स्ट्रेट लाइन, ट्रिगोनोमेट्री और उसके बाद आपका लॉगरिथम भी पढ़ाया, वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया। 5-6 लेक्चर्स मैंने कवर करे। इतना अगर आप करते हो ना, इसके बाद अगर ये पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है फिर कि आपको नहीं आया समझ में, मैंने गलत पढ़ाया होगा, इसका मतलब ये है। लेकिन जो ये बेसिक मैथ्स और ये मोशन स्ट्रेट लाइन ये पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपकी फिंगर टिप्स में चीज़ें होती है, आप कभी भी क्लिक करके स्किप कर सकते हो। देखो, मैं चाहता हूं कि वो बच्चा जो सच में सफ़र कर रहा है, जो चाहता है कि कैसे करके यार मुझे आएगा, ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा बैठो, इंतजार करो, समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, देखो इधर ये टॉपिक्स होता है मोशन इन प्लेन में। स्केलर वेक्टर ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये सब ये चीज़ें हम किस में कवर कर चुके हैं, जो वेक्टर हमने पढ़ा था उसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक का काम विद कांस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा काम ना हम वेक्टर अलजेब्रा में कवर कर चुके हैं। उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता जो मैंने पढ़ा रखा। वेक्टर अलजेब्रा एक वन शॉट बना रखा, उसको देख लेना। वो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इसमें दो चैप्टर्स, दो बेसिकली टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। जब भी हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, हमारे पास दो टॉपिक मोटे मोटे पढ़ने को होंगे, एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। आज के दिन मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा रहा हूँ। NCERT में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी आपको मैं करवा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ सके। और इसके बाद फिर हम नीट के जो प्रीवियस ईयर में 36 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, वो हम करेंगे। फिलहाल लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है ना, प्रोजेक्टाइल एक काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी को कहते हैं। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है पाथ, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चलने की, अगर हम उसके चलने को हम ट्रेस करते रहे पीछे से कि वो किस तरह के पाथ में चल रहा है, वो पाथ जो होता है उस पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है जो लगभग इस तरह की आपको दिखाई देती है, पैराबोला कहते हैं इसे। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पैराबोला क्या होता है। जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे, उनके उसमें भी क्लास 11th में मैथ्स में ही पढ़ने को मिलता है पैराबोला क्या होता है। अदरवाइज मैं आपको हल्का सा बेसिक समझा देता हूँ, ऑल्दो मैंने आपको समझाया था अगर आप बेसिक मैथ्स देखते हुए, लेकिन स्टिल कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ सके चीज़ें। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाऊँगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत होती है समझाने के लिए। चलिए देखो क्या होता है ना, आप मोटा मोटा ये समझो कि आपको कभी भी अगर इस तरह का कुछ एक फिगर दिखाई देगा, ऐसा या फिर ऐसा, ये इन दो में से ये दोनों ही फिगर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला इस टाइप का लगभग दिखाई देता है। पैराबोला एक तरह का समझ लो, इस तरह का एक कुछ फिगर होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है एक चीज, सर्कल होता है, वैसे एक पैराबोला भी कुछ चीज होती है, ऐसा समझो। उसमें क्या होता है, यहां पर कहीं पर एक ओरिजिन ले लेता हूं, यहां पर ओरिजिन। अब ये दो पैराबोला भले ही हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है।
कैसे पहचानते हैं सर पैराबोला को? पैराबोला को ऐसे पहचानते हैं कि इसकी इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, या तो वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के फॉर्मेट की होती है, या तो वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट की होती है। ओह, मैंने एक ही चीज लिख दी दोनों जगह, या तो फिर वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्मेट की होती है। ये दो के दो जो फॉर्मेट है, इन दोनों में से कोई एक अगर आपको कभी भी कोई दिखता है तो वो दोनों ही पैराबोला है। बस फर्क होता है कि पैराबोला या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा। इसे पहचानना कैसे है समझो। जब भी आपको दो वेरिएबल्स दिए रहते हैं, जैसे दो वेरिएबल में यहाँ पे एक x एक y है, वेरिएबल मतलब जो बदल रहा होता है। जैसे अगर कोई आपको बोलेगा कि x बराबर y प्लस 5 है, इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं, x और y। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, उसे वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाता। तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y ओनली, ऐसे रीड करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखें तो x और y पे वेरिएबल है, यहाँ पर 5 6 7 8 कुछ भी कांस्टेंट आता है, डजेंट मैटर। बस पकड़ना यह है बात को कि वेरिएबल्स की पावर में 2:1 या 1:2 का रेशियो जहां भी होगा वो पैराबोला होगा। देखो, या तो 2:1 का रेशियो है या तो 1:2 का रेशियो है, यानी यहाँ पे x की पावर 2 है, y की 1 है, यहाँ x की 1 है, y की 2 है। कुल मिलाकर जहां पर भी x और y में 2:1 या 1:2 का रेशियो होगा, समझ जाना वो पैराबोला होता है। जैसे क्या ये पैराबोला है? नहीं सर, इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। और जब मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, मैंने बोला था जब भी x की और y की पावर 1 और 1 होती है उस समय वो एक लाइन को शो करता है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 घंटे का लेक्चर इस पे लिया हुआ है, ठीक है। आप प्लीज उसे देखते हुए चलो यार। एक कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सच में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा करना चाहते हो, देखो हमेशा कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बोना पड़ता है, खोने की जरूरत नहीं होती, बोना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इधर देखो तो आप देखोगे कि ये दोनों ही पैराबोला हैं क्योंकि इसमें 2:1 1:2 का रेशियो। लेकिन ये होगा कि ये होगा, कैसे पहचानोगे? इस वाले पैराबोला को मैं कहूंगा दिस इज द पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। इसे मैं क्या कहूंगा? पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस कहूंगा। इस वाले को मैं क्या कहूंगा? इस वाले को मैं बोलूंगा पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये पैराबोला का जो मुंह खुल रहा है वो ओपनिंग कहां को हो रही है? वाई एक्सिस के अलोंग। एक मिनट रुक जाओ, क्या करा मैंने पता है आपको? मैं भागता हुआ गया हूँ भाई, मैं भागता हुआ गया हूँ, मोबाइल की आवाज़ बंद करके आया हूँ। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो 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 हेलो, यस, ठीक है। तो ऐसा करके ना, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए क्योंकि वाई के अलोंग खुल रहा है, ये एक्स के अलोंग खुल रहा है। तो जहां पर पैराबोला जिसके अलोंग खुलता है उसकी पावर लेस होती है, क्योंकि इतना तो पता है कि एक्स की और वाई की पावर 2:1 होगी, लेकिन किसकी 2 किसकी 1? तो जिसके अलोंग खुलेगा उसकी पावर लेस होती है। जैसे इस बार 1 और 2 में 1 छोटा होता है, क्यों हुआ x की पावर 1? क्योंकि x के अलोंग खुल रहा था। ये y के अलोंग खुल रहा है, इसलिए y की पावर कम होगी, तो ऑटोमेटिकली x की पावर बढ़ जाएगी। तो शायद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अगर आपको मैं एक आइडिया दूं ना, देखो क्लास 10th आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी, मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ ये, लेकिन क्या पता आपने मेरे से ना पढ़ा हो, इसलिए बोल रहा हूँ। आपने कभी पढ़ा होगा इस तरह की चीज की x² + 5x + 3 = y, इस तरह का कुछ एक पढ़ा होगा, इसे आप क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ कहते होगे, पढ़ा है ना आपने कभी ऐसा कुछ? तो आप देख के बता सकते हो कि ये क्या होना चाहिए था। ये पैराबोला है, और ये भी क्यों है पैराबोला? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की पावर 1 है, यानी 2:1 का रेशियो फिर से है। और ये किसके अलोंग होना चाहिए? x एक्सिस के, सर ये y एक्सिस के अलोंग पैराबोला होना चाहिए। अगर आप गौर करो और जाकर दोबारा 10th की क्लास देखो तो आपको इतने से पॉइंट से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ 10th के क्लास के बच्चों को, मैंने तो पूरा उन्हें पढ़ा रखा है पैराबोला। लेकिन मैंने आपको अभी भी एक आइडिया दे दिया कि ये भी पक्का 100% इसका ग्राफ भी इस तरह का ही कुछ ना कुछ होगा ऑलमोस्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ कट करेगा, लेकिन ओपनिंग इसकी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि y के अलोंग है, क्योंकि y की पावर कम है, यानी इस नेचर का ये होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, और इस तरह के पैराबोलिक पाथ को ही हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल केस में डिस्कस किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे इस केस में आपको दिख रहा होगा, कोई एक खिलाड़ी है, ये फुटबॉल को किक मारता है। जब भी हम फुटबॉल को किक मारते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं ऑलमोस्ट फेंकने फूंकने के, हम जैवलिन फेंकते हैं या क्रिकेट खेलते समय बॉल फेंकते हैं या कुछ भी फेंकते हैं, उस स्थिति में हम क्या कर रहे होते हैं? किसी सर्टेन एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थ्रो कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे इस केस में ये फुटबॉल जो है, ये किसी एक सर्टेन एंगल, जो कि इस पर्टिकुलर केस में थीटा यहाँ पर दिखाया गया है, उस थीटा एंगल पे फेंकी गई है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एक तो ये बात कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन वेलोसिटी से हम हॉरिजॉन्टल के साथ कोई सर्टेन एंगल बनाते हुए जब प्रोजेक्ट करते हैं विद इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अब ये फुटबॉल जब जा रही है तो ये किसके इन्फ्लुएंस में? क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? यस सर, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है। फील्ड किसे कहते हैं एक बार क्लियर करते हैं। फोर्स हमें पता है ना, फोर्स चीजें होती है कुछ। फील्ड क्या होता है? आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, शायद आपने सुना होगा। अगर
न्यूक्लियर फील्ड। तो ये क्या होता है, फील्ड एक तरह का फोर्स ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। जैसे इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे जाकर गिरता है, क्यों गिर रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है यानी पुल हो रहा है, तो पुल मतलब तो फोर्स होता है। तो कौन पुल कर रहा है, अर्थ का सेंटर पुल कर रहा है। क्या अर्थ का सेंटर हाथ पकड़ के खींच के ला रहा है, ऐसे नीचे नहीं ला रहा। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्टिंग है, बिना कॉन्टैक्ट के। अर्थ का सेंटर बहुत नीचे है लेकिन फिर भी इसको खींच ले रहा है। तो जब बिना कॉन्टैक्ट के कोई फोर्स काम कर रहा होता है तो ऐसे फोर्स को हम स्पेशली एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं फील्ड। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह कई बार लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलना पसंद करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलना पसंद करते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऑब्जेक्ट जिसे हम किक करते हैं, जिसे हमने ऑब्जेक्ट को किक मारी है फुटबॉल को, किसी सर्टेन एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी सर्टेन वेलोसिटी हमने इसे दी। ये डिपेंड करेगा यू कितना है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली ऑब्जेक्ट को। ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से इस खिलाड़ी पर कि ये तेज शॉट मारता है या हल्का शॉट मारता है, उसके आधार पर इसकी वेलोसिटी डिफाइन होगी। एंगल थीटा भी इसी पर डिपेंड करता है कि ये किस एंगल पर फेंकना चाह रहा है बॉल को, तो ये भी एंगल थीटा भी इस पर ही डिपेंडेंट है। यानी दो चीजें कहीं ना कहीं गिवन है, नोन है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड है। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये हमेशा किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इस पर कौन लग रही है, हमेशा ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ का सेंटर जो अपनी तरफ खींच रहा होता है उसके द्वारा लगने वाला ये एक्सेलरेशन है। दिस इज नथिंग मोर देन दी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है वो, F इज टू एम, ए में जो ए होता है वही है वो। तो हर इंस्टेंट पर लग रहा है। तो बस इसी तरह की चीज को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो एक बार मैं हल्का सा प्लीज यार, मैं ना अपनी आवाज सुनना चाहूंगा, कहीं खड़खड़ फड़फड़ तो नहीं हो रही कुछ। हेलो 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 हेलो, शायद मेरी आवाज आ रही है, हे ईश्वर आ रही हो आवाज, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी सर्टेन एंगल पर किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ जब हम फेंकते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी होती है उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बहुत आसान तरीके से इसकी मैथमेटिक्स को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल फील वहीं से आता है। जो मैंने बातें बोली ना, ये बातें होती हैं बस, इसमें कुछ नहीं होता रखा हुआ। अगली बार मैं बोलने आऊंगा मैं कुछ अलग तरीके से बोल के चले जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी नहीं बदलती, जैसे अब मैं आगे बताने वाला हूं वो चीजें। उसके आधार पर हमें समझना है चीजों को कैसे पढ़ना है। इक्वेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और बहुत ईजी भी है। मुझे याद है कि जब हमारे फिजिक्स के टीचर ने क्लास 11th में पढ़ाया था, तो कुछ दिनों बाद अचानक से 10-15 दिन बाद उन्होंने ऐसे बुला के पूछा कि हाँ भाई बताओ चलो इक्वेशन निकालो करके। उस समय नए नए आए रहते थे तो हमें तो डेरिवेशन भी नहीं पता होता क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सच में लिटरली मजा आएगा, क्योंकि अगर आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आता होगा तो बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स साइंस की एक लैंग्वेज है। चाइना में, अमेरिका में, इंडिया में जगह जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों की एक भाषा हमेशा फिक्स है, वो है मैथ्स। मैथ्स कहीं भी जाओगे हमेशा काम करती है, सार्वभौमिक भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज। कई लोग तो इसे गॉड की लैंग्वेज भी कहते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने इसे गॉड की लैंग्वेज कहा है। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। फिलहाल उस मैथ्स की तरफ हम आ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं कि करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले कुछ एक काम करूं, जैसे एक मिनट, कलर नहीं इसका चेंज हुआ, देखिएगा जरा। जैसे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से मेरे पास, इसको मैं यहाँ कहीं पे रखता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ये और मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास, अरे ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास मान लेते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार देखते हैं जरा क्या क्या होता है, ठीक है। मुझे हाथ से ही ड्रॉ करने दो यार, हाथ से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो चलो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर इस तरीके से फेंका, जैसे फुटबॉल फेंकी थी, वो लगभग इस तरह की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेजेक्टरी को आपसे आप वैसे पैराबोला बोलते हैं, समझ गए हो, क्योंकि मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देके चीजें सिखाई हैं, बहुत आराम से सीखो। ये कहते हैं एक्स एक्सिस हो गई ये वाली, और ये वाली हो गई स्टूडेंट्स कौन सी, वाई एक्सिस हो गई। अब हम करने क्या वाले हैं, पहले ये समझना, पहले आराम से जो गिवन चीजें हैं क्या क्या हैं क्या क्या नहीं है, पहले फील लो आराम से, फेमिलियरिटी बढ़ाओ उसके साथ, जल्दीबाजी मत करो। ये 0 0 मान लेते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया। इस इंस्टेंट पर मान लेते हैं हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया था किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, जैसे पिछले केस में आपको दिखाया कि फुटबॉल को फेंका था। तो u इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी व्हाट इज प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, जो दी गई है इनिशियली एट t = 0 पर। और ये कोई एक सर्टेन एंगल थीटा पर, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ हमने सर्टेन एंगल थीटा पर, क्योंकि जैसे इस पेन को फेंक रहे हैं वहां पे, तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, कितना तेज फेंकूं, कितना धीरे फेंकूं। तो थीटा और यू मेरे पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये नोन है कहीं ना कहीं। ऐसे ही करते करते अगर ये ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन पॉइंट लेट अस से P पॉइंट पर जाता है, तो इसका कोई जनरल कोऑर्डिनेट x, y टाइप का होगा।
समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन में होने वाला मोशन है, तभी तो इसको मोशन ना प्लेन कह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है प्लेन किसे कहते हैं। प्लेन कहते हैं जब कभी दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो सरफेस बनता है उसे प्लेन कहते हैं। जैसे कि कुछ भी है, जैसे अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा, आई एम सॉरी, मुझे लैपटॉप ही मिल रहा है फिलहाल। तो जैसे ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के प्लेन के बीच में जो, आई एम सॉरी माइक वाइक आवाज़ आ रही है खड़खड़, ये जो बीच में बना सरफेस ये क्या हो गया? प्लेन हो गया। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड के केस में एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, इनके बीच में जो सरफेस बना वो प्लेन है। ऐसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने काटा, बीच में जो बना उसे हम प्लेन कहते हैं। लोग इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो प्लेन ये होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, जब हम प्रीवियस केस में डिस्कशन अगर हम करें, इस केस में अगर आप सोचो तो ये फुटबॉल वाला केस भी ये पूरा का पूरा एक प्लेन में होने वाली घटना है। क्योंकि अगर आप इमेजिनरी तौर पे मानो जब फुटबॉल मूव कर रही है तो उसके पीछे अगर हम एक कवर टाइप का लगाने की कोशिश करें तो फुटबॉल उसी में होकर पास कर रही है, एक प्लेन में होकर पास कर रही है। जैसे कैरम की गोटी कैरम के प्लेन में ही मूव करती है, ठीक उसी तरीके से अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे मेरी बात को तो ये मोशन इन अ प्लेन इसीलिए। तो अच्छा, तो इस किसी इंस्टेंट पर पॉइंट P, मैं मान लेता हूं कि उस ऑब्जेक्ट ही कोऑर्डिनेट का नाम है पॉइंट P। आपको थोड़ा लग रहा होगा शायद मैं जल्दी कर रहा हूँ, एक छोटा सा कारण है इसके पीछे, पता है क्या? मेरे उसमें लिखा रखा था कि 1 घंटे 10 मिनट का ही मैं बना सकता हूँ वीडियो, और अभी इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं फॉर्मेट वगैरह करूँ, क्योंकि एक क्लास है यार अभी लाइव है इसके बाद, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी। आप ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा मैं सोचना कि मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, मैं मेंटेन रखूँगा, ठीक है? आप धीरे धीरे बोलूँगा। ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P जो कि x, y कोऑर्डिनेट रखता है, मुझे अल्टीमेटली रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y बताना है। क्योंकि आप समझो कि अगर मैं x और y के बीच में रिलेशन बता पाया कि x और y किस तरीके से डिपेंड करते हैं, हो सकता है x और y कुछ इस तरीके से डिपेंड करते हो सकता है x और y कुछ इस तरीके से डिपेंड करते हो सकता है x और y कुछ इस तरीके से डिपेंड करते हो। अगर ये इनमें से जौन से तरीके से डिपेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि वो किसके इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ना ये इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको समझाया लाइन की होती है, इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको बताया पैराबोला की होती है, और इस तरह की इक्वेशन सर्किल की होती है। ऐसे ही और भी तरीके होते हैं जिसमें हम x और y को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो किसकी इक्वेशन को फुलफिल कर रहा होता है। ये दो में मैंने आपको आइडिया दे दिया, बाकी में जाने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हम x और y की इक्वेशन के फॉर्मेट को देख करके आइडिया लगा देंगे कि इसका ट्रेजेक्टरी किसको फॉलो कर रही होगी, सर्किल को कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन को कर रही होगी, या पैराबोला को कर रही होगी, या व्हाटएवर। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। चलो ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है? वी आर हेयर टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, और बहुत प्यारा है इसका कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा, बहुत आराम से होगा। देखो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें ना इस प्रोजेक्टाइल को दो हिस्सों में स्प्लिट करके पढ़ते हैं हमेशा। एक पढ़ते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा पढ़ते हैं अलोंग वाई एक्सिस। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं इस पर डिस्कशन करने की कोशिश करूं यहां पर, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा हुआ है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो ध्यान से समझो, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं है, आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। क्या आपने कभी ये पढ़ा था क्या? चलो आपको अलग से पढ़ा देता हूं। देखो वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि अगर कोई एक फोर्स इस तरीके से एक्ट हो रहा है, मान लेते हैं किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, मैंने आपको सिखाया था कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ साइन कंपोनेंट आता है। यानी इस कॉस के जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये वाला दोनों के बीच में रहना चाहिए। ये मैंने आपको सिखाया था। इसका लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, समझा देता हूं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एक बारी के लिए ये एफ है और ये थीटा है, अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये x है और थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये y है, तो क्या आप x और y को निकाल सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से एकदम मुझे समझ में आ रहा है कि y बराबर कितना हो गया, f साइन थीटा। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कॉस थीटा कितना निकल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस बारी में मेरे पास x बराबर निकल गया f ऑफ कॉस थीटा। होप ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बातचीत थोड़ा बहुत समझ में आ पा रही है? आ रही होगी। इसीलिए हमने कहा कि जो x जो है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये वाली जो चीज है इट विल बी f ऑफ cos थीटा एंड इट विल बी f ऑफ sin थीटा। ठीक है, क्योंकि जितना लेंथ जो ये चीज है यही ये चीज है असल में, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए कभी भी कोई वेक्टर अगर आपको दिया रहेगा तो उसके कंपोनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, कि इस पे वेक्टर लगाने का कोई सेंस नहीं है, वो नॉनसेंस है। उसका लॉजिक आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। प्लीज़ वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन अननोन भी आ जाएगा, आप उसे भी कर लोगे।
अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे तो नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए लेता हूँ ताकि उस पर बातें कर सकूँ इधर उधर की, ठीक है, आप उनका ध्यान रखना फिलहाल। तो कंपोनेंट बनाना इतना इजी है, अदरवाइज शॉर्ट में याद रखा जाता है कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ साइन कंपोनेंट, यानी वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाता है। इजी है, हाँ। आप इस भरोसे मत रहना, ऐसा याद मत करना कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इसे बता रहा हूँ मैं, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से u क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इट कैन बी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू x एंड y पार्ट। इसके भी हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं x और y के अलोंग, तो इसलिए इसका u का कंपोनेंट x के अलोंग जो होगा इट विल बी u ऑफ cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी u ऑफ sin थीटा। तो ये जो u ऑफ sin थीटा दिस इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इफ यू वांट टू से। तो ये इस तरह की चीज है, आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो एक बात को प्यार से समझना, ये वेक्टर है तो ये तो वेक्टर नहीं है, आप बोल रहे इसमें वेक्टर नहीं लगा सकते आप, तो आप समझो कि ये चीज जो है x के अलोंग है, तो आपको अगर लिखना ही है वेक्टर के फॉर्म में आई कैप लिख दो, लिखना ही है तो जे कैप लिख दो, अदरवाइज मैं इतने टेंशन में आपको नहीं डालना चाहता, मैं रहने देता हूँ। मैं वेक्टर का सिंबल इवन लगा भी नहीं रहा इसमें, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि उसका x कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग है वो u cos थीटा y के अलोंग। अब जरा समझो बात को, जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल पे दो काम होते हैं। एक काम क्या कि फुटबॉल एक हाइट में जाती है, और दूसरी बात फुटबॉल कुछ दूरी तय करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या इस केस में आप समझ पा रहे हो कि फुटबॉल यहाँ से सर्टेन हाइट भी पकड़ रही है और सर्टेन डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टली भी इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसमें वर्टिकली भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस ये बात अगर आप कैच कर पा रहे हो तो काम हो जाएगा। और उसके डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर। इसीलिए आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी है जो इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करने का काम कर रही है, और इसमें वर्टिकल वेलोसिटी ये है जो इसको हाइट देने का काम कर रही है। होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं देखूं, और ऐसे ही मैं एक काम करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे कहीं पे, इवन यहाँ पे कहीं पे कर लेता हूँ अलोंग वाई एक्सिस। बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बस दो स्टेप है हमारे, इनको फॉलो करना है, आराम से फॉलो करना है, याद करने वाला कुछ भी काम नहीं है। मैंने एक बार पढ़ा था जब अपनी 11th में, उसके बाद मैंने आज तक रिवाइज नहीं किया है, इतना ईजी है। चलो देखो, आप प्यार से देखना लेकिन जल्दीबाजी मत करना। क्या आपको ये जो मोशन दिख रहा है, क्या आपको ये मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल दिख रहा है? आराम से करते हैं, जल्दीबाजी नहीं, आराम से, प्यार से देखो। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखो, अब आप सिर्फ इस पार्टिकल पे फोकस करो, लेकिन इसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, यानी कि ये पार्टिकल वहां पहुंचा है ऑल्दो ठीक है, लेकिन इसने हॉरिजॉन्टली सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, क्योंकि यहां से यहां गया, एक्स एक्सिस के अलोंग इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, और ये डिस्प्लेसमेंट ही x है। तो अगर आप गौर से समझ पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को s बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल यानी x के अलोंग है तो इससे मैं sx बोल देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका x है, क्योंकि इस केस में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ध्यान से समझे, आप सभी थोड़ा बहुत जानते हैं कि F बराबर ma होता है, और मैंने पहले भी 36 बार कहा है, जब तक कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, बॉडी में एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर F 0 हो गया तो A भी 0 हो जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का फोर्स नहीं पड़ रहा तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज 0 रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे नहीं रह रहा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी में रहेगा, या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में रहेगा। मैं बहुत ऊंची बातें कर रहा ना, समझ आ पा रही है आपको? अच्छा ठीक है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस देखूं तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे इस पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? मुझे बताओ। जब ये पार्टिकल यहाँ पे फुटबॉल मानो, कोई फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स इस पर लग रहा है, वो है ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, अदरवाइज इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो आप बोलोगे सर ये आगे तो जा रहा है, आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि इनिशियली आपने इसको एक वेलोसिटी दी थी आपने इसे इनिशियली, अब इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स थोड़े ना लग रहा है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो कि हमें दिख रहा है इस डायरेक्शन में है, यानी एक फोर्स लग रहा है जो कि वाई डायरेक्शन में बेसिकली, जो कि हम जानते हैं ग्रेविटी लगा रही है नीचे की तरफ। अगर कोई बात करे कि एक्स डायरेक्शन में कोई इस पे फोर्स लग रहा है क्या, तो एक्स डायरेक्शन में इस पे फोर्स 0 है, जबकि वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो अगर आप समझ पा रहे होगे कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 अगर हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली ए को भी 0 होना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है।
इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं बदल रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली थी एक्स एक्सिस के अलोंग, वही वेलोसिटी इसकी लास्ट तक इसके साथ रहेगी विदाउट एनी चेंज, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन यानी कोई वेलोसिटी चेंज करने वाला फैक्टर काम ही नहीं कर रहा। तो ये दो फैक्टर यहां से समझ में आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें सिंपल सा फॉर्मूला वो लगाऊं जो मुझे आता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे तो इसके लगाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। न्यू इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशंस प्रॉपर्ली डिराइव करी है। आपको याद होगा हमारे पास 3 इक्वेशन थी, मैं आपको देखो बार बार आके पीछे आके समझा रहा हूं हर बातें, ऑल्दो ये पढ़ा चुका हूं। एक इक्वेशन ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन ये 3 इक्वेशंस मात्र हमने अभी तक पढ़ी है। अगर आपको याद हो, ये मैंने प्रॉपर्ली आपको डिराइव करी थी, अच्छे से आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी इस पे। मैंने क्योंकि पूरा टाइम दिया, मेरा ना गला सा खराब हो रहा अभी, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा आप लोगों को, मैं स्टार्टिंग से ही हो रहा है, क्योंकि एसी ना बंद करो तो भी दिक्कत, चलाओ तो भी दिक्कत। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं फिर भी इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को क्योंकि ये जरूरी है, और प्लीज़ इन्हें जरूर पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं 100% पोटेंशियल डाल रहा हूँ, मैं डाल नहीं रहा, सिर्फ मैंने पढ़ाया है बहुत बहुत अच्छे बच्चों को और रैंक आई है उनकी अच्छी नीट वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑल्दो आपको ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको फ्री मत समझना क्योंकि इसमें आपका टाइम जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में अगर आप देखोगे ये तीनों के तीनों की एक बहुत एसेंशियल कंडीशन है कि ये यूएएम में ही अप्लाई होते हैं। जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे होते हो, यानी जिस समय एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस। आप इन्हें कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी तरह के मोशन में। जिस समय एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस काइनेमेटिक्स की। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो अगर आपको मैं डायरेक्टली बोलूं कि क्योंकि ना देखो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे x और y को निकालना है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज कर रहा हूं। अदरवाइज हल्का सा माइंड के कॉर्नर में रख दो कि मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, बस कॉर्नर में रख लो, अदरवाइज सारी क्लियरिटी है पूरी की पूरी क्या कर। अच्छा, क्योंकि हमें x एक्सिस के अलॉन्ग करना है इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो उसका भी एक कॉम्पोनेंट बन सकता है x के अलॉन्ग, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसका भी एक x के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। लेकिन टाइम स्केलर होता है, टाइम नहीं बढ़ता x के या y के अलॉन्ग, तो टाइम को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं फोर्स एक वेक्टर है तो जरूर एक्सेलरेशन एक वेक्टर रहा होगा, तभी तो वेक्टर है, इसीलिए एक्सेलरेशन को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को यहाँ डालने की कोशिश करते हैं तो अलॉन्ग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट x था, ux की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो u cos थीटा थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना था मैंने लिख दिया। रही बात ax की, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। मैथ्स भी लगाते रहो, साथ में जनरल नॉलेज भी लगाते रहो, ऐसा नहीं कि एक तरफा घुस जाएंगे उसके अंदर। हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फैक्टर है ही नहीं जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी में चेंज नहीं। तो कुल मिला के ax 0 हो जाने के कारण आपके पास सिर्फ x बराबर u cos थीटा t आ गया, और ये बहुत ईजी चीज है। असल में ये कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, बस वही है जो नॉर्मली होता था। आप जानते थे ना कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, वही लगा रखा मैंने। वेलोसिटी कौन सी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली है, इसलिए u cos थीटा हुआ क्योंकि x के अलॉन्ग ये वेलोसिटी है। नाउ वी विल डू द सेम थिंग ओवर हियर, इस समय भी वही काम करना है। तो s ऑफ y यानी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, सारा डिस्कशन चल रहा है एट पॉइंट p पर। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? x और y के बीच में रिलेशन पता करना, ताकि हम ट्रेजेक्टरी को पता कर सके। अभी क्या होगा जब आप s ऑफ y को देखोगे तो s ऑफ y यानी इस पर्टिकुलर केस में इसने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ऑब्जेक्ट यहां पर था, ये यहां से ये इतनी हाइट कवर कर चुका है, इतनी यानी वर्टिकली ये y हाइट पर पहुंच चुका है, अगर आप समझ पा रहे होंगे। रही बात क्या इसमें एक्सेलरेशन है y के अलॉन्ग? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम ये देख सकते हैं सर, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा था और इस पे ग्रेविटी लगातार नीचे की तरफ वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन जी नीचे को है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, तो इस पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन वो माइनस जी होगा क्योंकि इसका पाथ ऊपर की तरफ है, ऑल्दो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इस पे एक्सेलरेशन निगेटिव जी लग रहा है। निगेटिव जी कहने का सेंस क्या है? ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी इसकी वेलोसिटी इनिशियली रही होगी वर्टिकली, वो वेलोसिटी अब घटने लगेगी, इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इस ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर तो एक सर्टेन हाइट तय करने के बाद ये नीचे गिरता है, तो ये सर्टेन हाइट तय क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी दी गई थी,
उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाने में लगा है, लेकिन वो y कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उस पर g लग रहा है और निगेटिव g लग रहा है, इस कारण वो कम हो रहा है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये g निगेटिव क्यों होगा। एक बात, अब हम वी विल अगेन अप्लाई द सेम थिंग, क्योंकि s इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, फिर से वही अप्लाई करेंगे। अब अगर आप ध्यान, अच्छा हम क्यों कर पा रहे हैं इसको अप्लाई? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल बन पा रहा है। वहां तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली वो गायब हो गया। यहाँ एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, हम जानते हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो स्मॉल g होता है ये कांस्टेंट वैल्यू रखता है अपनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल एक्सिस के लिए कर रहे हैं y y y, क्योंकि अदर देन दिस जो टाइम है वो कंपोनेंट नहीं बनाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। s ऑफ y को सेम पिछली बार की तरह सॉल्व करो। इस बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? y डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो y है, इसीलिए इसका वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट y है। उसके बाद u y t, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। जब हमने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका था तो y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बना था दैट वाज u sin थीटा, सो इट मस्ट बी u sin थीटा इस तरीके से, और ये हो जाएगा t। और उसके बाद हाफ ऑफ ए वाई माइनस जी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर ये हो गया। शायद आप लोगों को ये समझ में आ पा रहा होगा, शाबाश, गॉट इट। तो क्या आपको समझ में आया? वी हैव फाउंड आउट द टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और वाई क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी जनरल पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पी पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा हुआ है आपका प्रोजेक्टाइल फॉलो करते हुए, तो उसका एक्स कितना निकल रहा है और वाई कितना निकल रहा है, ये निकला। आप थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। क्या हुआ इससे ये पता चला कि अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर ये किक मारने के बाद 2 सेकंड बाद पार्टिकल की पोजीशन बताओ, मैं तुरंत बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 रखूंगा और टी के प्लेस पे 2 सेकंड रखूंगा, बाकी चीजें सारी नोन है। क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, क्या मेरे पास गिवन, जब मैं बात कर रहा था, क्या मेरे पास गिवन टर्म में, क्या मेरे पास u एंड थीटा गिवन है कि नहीं है? मुझे सिर्फ बताओ आप। u आप पर डिपेंड करता है, तेज मार रहे हो हल्के मार रहे हो। थीटा भी आप पे डिपेंड कर रहा है कि ऐसे फेंक रहे हो या ऐसे फेंक रहे हो, तो ये दोनों गिवन है। तो u थीटा गिवन है, सिर्फ t एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी सिर्फ एक t वेरिएबल है। तो जैसे ही कोई आपको बोलेगा कि 2 सेकंड 1 सेकंड 3 सेकंड पे पोजीशन बताओ, आप तुरंत बता पाओगे। जैसे कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे पोजीशन बताओ, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो गया, और t इज इक्वल टू 0 पे ये भी ओवरऑल 0 हो गया, यानी t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन ओरिजिन है, और सच में ऐसा ही था। बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया। अच्छा, हमें तो इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, तो इसका मतलब होता है ओनली दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये x और y के बीच में रिलेशनशिप है, मैंने पहले से बोलता आ रहा हूं। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करना चाहते हो, लेट्स नेम्ड एज 1 और 2, ऐसा कुछ बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आसानी से हमें क्या करना है, इन दोनों को कोलैप्स करना है, मर्ज करना है आपस में। अगर आप देखोगे इसमें अगर हम t को उठा के यहां डाल दें तो t गायब हो जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ t कितना निकल रहा है, x अपॉन u cos थीटा, एंड इफ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t ओवर हियर, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि y बराबर हो जाएगा, लेट मी राइट इट हियर, y बराबर हो जाएगा u sin थीटा, इन प्लेस ऑफ t आई विल जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू व्हिच इज x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस का हाफ ऑफ g, और t के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन u cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से अब आप देखोगे पूरी इक्वेशन में से आपका t गायब हो चुका है, और यू आर ओनली लेफ्ट विद x एंड y एंड कॉन्स्टेंट्स, अदर देन दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। आपको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इस चीज को, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। तो y बराबर हमारे पास निकल रहा है u गेट कैंसिल ऑफ x, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। बहुत अच्छे से मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, अब कोई शिकायत ये नहीं करेगा सर हमारी मैथ्स नहीं है, हम मैथ्स नहीं पढ़ी हमने, हमें कैसे आएगा। ऑलरेडी मैं आपको मैथ्स का सारा बेसिक कवर करा चुका हूँ, उसके अलावा कुछ आ जाए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं आ सकता। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद से इनर सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, सब आता है नहीं, क्योंकि मैंने बता रखा है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपने कभी पढ़ा होगा। देखो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर होगा इसका, तो u स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देता हूँ। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, ऊपर पे g बच रहा है तो g को आप ऐसे लिख सकते हो, और फाइनली एक x स्क्वायर बच रहा है, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख के ऐसे x स्क्वायर ऐसे करके कर देना चाहता हूँ। ऐसे मन सा कर रहा था तो कैसे कर दिया, ठीक है। शिट यार, चलो मैं एक बार दोबारा से रीराइट करता हूँ। ओह देखिएगा, ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फाइनली x स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट।
इस तरह का आपको एक इक्वेशन मिली, आपको खुद मुझे बताएं, इज इट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? यस सर, एग्जैक्टली दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अदर देन एक्स एंड वाई एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट. क्योंकि थीटा अगर नोन है तो टेन थीटा भी नोन हो जाएगा, जी नोन होता ही है, यू नोन है ही, थीटा नोन है तो कॉस थीटा वगैरह भी नोन हो जाएगा. सो दिस इज ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. एंड can we define, can we conclude something to see about something after seeing this? क्या हम इसको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कह सकते हैं? हम डेफिनेटली कह सकते हैं सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. हाँ अच्छा ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ, इसलिए तो मैंने पढ़ाया था आपको. देखो ये पैराबोला पे अगर आप गौर करोगे तो इस पैराबोला में इन दोनों में वो कौन सा है, पहले ये कोशिश करो. इसमें y है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, इतना कैच कर पा रहे हो? तो डेफिनेटली पैराबोला मस्ट बी अलोंग टू दी y एक्सिस, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जिसकी पावर कम होती है पैराबोला उसके अलोंग होता है. यहाँ पावर इसकी कम है y की, तो पैराबोला y के अलोंग. बट यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर के आगे निगेटिव लगा हुआ है. तो अगर कोई आपको कहता ना कि y कहाँ गया हो, एक मिनट, ये तो ऐसा होता है. लेकिन अगर कोई कह रहा है कि y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैसा होगा, तो वो बताऊँ कैसा होगा? जस्ट इन्वर्टेड, इसका जस्ट ऑपोजिट. अगर आप लॉजिक समझना चाहते हो तो समझ भी सकते हो, क्योंकि ये क्या कहता है कि आप x1 रखो 2 रखो, -1 रखो -2 रखो, x1 रखोगे तो y1 मिलेगा, -1 रखोगे तो 1 मिलेगा, x2 रखोगे तो y4 मिलेगा. देखो 2 का स्क्वायर y4, x-2 रखोगे तब भी y4 मिलेगा. यानी आपको y कभी नेगेटिव मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी हमेशा ये एक पॉजिटिव टर्म है. इसीलिए आप देख रहे होगे कि ये हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ पाया जा रहा है. इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, उसके आगे नेगेटिव, तो इसका आंसर y का हमेशा नेगेटिव होगा, इसीलिए हमेशा नेगेटिव y एक्सिस की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको. तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को देख करके हम तुरंत समझ पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, सो दैट इज व्हाई इट विल बी इन्वर्टेड पैराबोला. यानी इन्वर्टेड पैराबोला यानी इस तरह का. क्या आपको दिख रहा है ये इस तरह का? बिल्कुल सर दिख रहा होगा, झूठ मत बोलना, दिख रहा है सर डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज. ठीक है, एक बार इसे नोट कीजिए, मैं थोड़ा देखता हूँ सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा. हेलो, आई एम लेफ्ट विथ 34 मिनट्स. हेलो, 34 मिनट्स मेरे पास बचे हैं. होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं छोड़ दूंगा फिर आके दोबारा बना दूंगा. ठीक है, आराम से कर रहे हैं. इतना क्लैरिटी है सबको? वेरी गुड सर. मैंने लगाया भी कान में और ध्यान ही नहीं भाई, मैं आ रही हो गया आवाज़, मान लेता हूँ. चलो ठीक है, आराम से समझना है. अब देखो, अब आएगा मजा. अब हमें क्या करना है? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, हमें ना बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कहते हैं इसे, बहुत अच्छी चीज़ें, मजा आएगा. देखिएगा, प्यार से देखना लेकिन तभी मजा आएगा. देखो ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और वही प्रोजेक्टाइल वगैरह को हम डिस्कस कर रहे हैं. इक्वेशन हम निकाल चुके हैं. ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो हमने फेंका था वो इस तरीके से इस बात को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ऐसे करके फाइनली गिरा. अब ये जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक मिनट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये आई डोंट थिंक इट शुड बी द टॉपिक. ये शायद नहीं होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए आई गेस ये, या फिर मैं ही समझ नहीं पा रहा अभी. टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो ज़्यादा बेटर लगता. चलो, लेकिन मैं आपको उसका सेंस बता देता हूँ. इसका सेंस कुल मिलाकर के ये है, इसे उड्डयन काल कहते हैं हिंदी में. उड्डयन काल मतलब उड़ने वाला काल. ये जब बॉल आपकी उड़ रही थी मतलब आपने जब यहाँ से फेंका और यहाँ गिरी, इसके बीच में बॉल पूरी हवा में थी, तो इसका मतलब वो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब बॉल उड़ रही थी हवा में, यानी कि जब बॉल हवा में थी वो कितना टाइम लगा. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड दिस इज वेरी इजी टू फाइंड इट आउट. ये जितने टॉपिक हैं बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी, हद से ज़्यादा सच में. बस आपको काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन याद होनी चाहिए, वही v इज इक्वल टू u प्लस at वाली. अब अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट की कुछ खास बात है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. हाँ, ये वैसे टॉपिक सही लग रहा है मुझे. टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं. देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द मैक्सिमम पीक पॉइंट, क्योंकि जब भी आप किसी फुटबॉल वगैरह को किक मारते हो या बॉल फेंकते हो या कुछ भी फेंकते हो, वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर नीचे डाउनफॉल उसका शुरू होता है. ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है. तो समझना होगा हमें कि वो क्यों जाता है सबसे ऊंचे. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ध्यान से समझना, उसको हम एक सर्टेन वेलोसिटी दे रहे होते हैं. उस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट जो होते हैं, उसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे आगे ले जाने का काम करता है और वर्टिकल कंपोनेंट उसे ऊपर हवा में ले जाने का काम करता है. मेरी बात इतनी समझ में आ पा रही है आपको? थोड़ी बहुत आराम से समझना है, बहुत प्यारी चीज़ है. किताब पढ़ाई लिखाई छोड़ के समझो, एक मैजिकल वर्ल्ड है यार, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये होता है. तो इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट पे वो पहुंचता है, उसके बाद वो नीचे आने लग जाता है. अच्छा, वो सर्टेन हाइट पर जो पहुंचता है, ये मैक्सिमम हाइट क्यों कहलाती है?
क्योंकि इसके बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को आपको पता है, मैंने दिखाया आपको कि ये वाली वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली, ये तो कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है, तो सेम वेलोसिटी रहेगी हमेशा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार बदलेगा और इवन कम होगा, और कम होते होते एक बार में वो कभी तो जीरो होगा, इसीलिए वो जीरो होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर u ऑफ y जीरो हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? u ऑफ y जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, ये कहना गलत होगा। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ओवरऑल पार्टिकल की, उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ y जीरो होगा, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट ऑफ x जो रहेगा वो अभी भी सेम रहेगा एज इट इज u cos थीटा। कैसे लिखा मैंने? क्योंकि मुझे पता था कि इनिशियली मैंने इसे u से फेंका था, एंगल थीटा था, इस तरफ कंपोनेंट u cos थीटा था, और ये वाला कंपोनेंट मुझे पता था कि u ऑफ sin थीटा था। तो मुझे बहुत क्लैरिटी है कि x वाला कंपोनेंट तो अभी भी नहीं बदला, वो कभी नहीं बदलेगा। y वाला कंपोनेंट हाँ बदल के अब जीरो हो चुका है। वो कब होगा? जब हम मैक्सिमम हाइट पे होंगे, लोग इसे कैपिटल H कहते हैं। बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कठिन बात है। तो हमें पता लगाना है कि यहां से यहां तक जब ये गया, इसमें कितना टाइम इसको लगता है। क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, तो उतना ही टाइम फिर नीचे आने में भी लगता है, तो टोटल टाइम इसका 2 गुना हो जाएगा इस टाइम का। तो वो भी निकाल लेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिलहाल टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। गॉट इट? आराम से निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यू नीड टू जस्ट माइंड दीज 3 इक्वेशंस। अरे सॉरी, हमने ये इक्वेशंस पर यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस यार, मैं सीधी लाइन खींचने जा रहा हूँ, खींच नहीं रही, लेकिन अब छोड़ो यार, रहने दो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और इसी तरीके से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं दैट विल हेल्प यू। कुछ भी निकालना हो इस चैप्टर में, ये 3 इक्वेशन अगेन विल हेल्प यू, बिकॉज दे आर द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन होती है, और यहाँ पर UAM ही चल रहा है, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट है। सो वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस। बड़ी बातें बोल रहा हूं मैं ना, बहुत ज्यादा बड़ी। अच्छा देखो, अब आप ये देखो कि आपको t निकालना है कहीं ना कहीं, तो इन तीनों में t कहाँ है? देखो सर, इसमें तो t नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं फिलहाल। इसमें और इसमें t है, उसमें भी ना जो ऊपर वाला है वो ज्यादा ठीक ठाक सा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर, ऐसा नहीं है हम नीचे वाले से नहीं कर सकते। यू कैन डू ईदर ऑफ देम, आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में। मैं बोल रहा हूँ एज वी नो दैट कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ध्यान से समझना, हम गेम जो खेलने वाले हैं उस गेम को समझना जरा क्या करने वाले हैं। जब हम बात करेंगे, हम टोटली जो काम कर रहे हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है। ध्यान रखें, यहां पर वेलोसिटी जीरो बिल्कुल भी नहीं है, वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट जीरो है। तो मैं वेलोसिटी के y कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक वैल्यू है जो मुझे मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिक वैल्यू मुझे मिली हुई है ना, तो उसका इस्तेमाल कैसे करूं मैं। इसीलिए मैं सिर्फ इस्तेमाल करते समय मैं सिर्फ क्या करूंगा, ध्यान दूंगा y कंपोनेंट का। मैं बोलूंगा अलोंग y कंपोनेंट, मैं y कंपोनेंट के अलोंग समझने की कोशिश करता हूं। इसको अप्लाई अगर करूं तो मैं बोलूंगा vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो v ऑफ y फाइनली, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां से यहां तक का टाइम अगर मुझे निकालना है कितना लगा, तो वो टाइम निकालने के लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियली uy, क्या वो u sin थीटा थी? यानी y कंपोनेंट के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या u sin थीटा थी? बिल्कुल थी सर। और y फाइनल कितनी हो गई? जीरो। कहां पर ये जीरो हुई? यहां पर। तो यहां से यहां तक होने पर जितना टाइम लगा वो है वो t। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और ये ay कितना होगा? माइनस का g। मैंने पीछे समझाया, क्योंकि वर्टिकल के अलोंग उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि माइनस जी है। एक सिंगल चीज की इसमें अगर आपको दिक्कत है तो मुझे प्लीज बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा थोड़ी देर बाद। समझ रहे? तो आराम से आपको क्लैरिटी होगी। ये जीरो की लिखा, असल में ये टी कौन है? टी क्या है? इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पे पहुंचने तक का टाइम इंटरवल है वो। तो बेसिकली वो यहां से यहां तक का टाइम इंस्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं हमें इतना टाइम मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो u sin थीटा बराबर हो जाएगा माइनस gt को इधर भेज दो, gt हो जाएगा, और t बराबर फाइनली निकल के आ जाएगा u sin थीटा के अपॉन में g। क्या मैं बहुत हैवी कैलकुलेशन कर रहा हूं? नहीं सर, ये तो सिंपल सा है। तो ये जो निकला ये क्या है? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कोई ऑब्जेक्ट इतना टाइम लेता है। क्या हमें समझ में आ रहा है? अगर यहीं से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और निकालने की कोशिश कर दें यहीं से, और उसको हम बोल दें टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने की कोशिश करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा? उसे लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल टी बराबर इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी।
क्यों? क्योंकि जितना टाइम उसको यहां से आने में लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी का जो रिजल्ट हो जाएगा इट विल बी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। जब आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ के चीजों को कर रहे होते हो ना अभी, तो बाद में आप ना एकदम से मैनुअली कर दोगे इसका आंसर। जैसे मैं भी हमेशा मैनुअली, क्योंकि मुझे पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी लगना है, u जीरो होगा, मतलब u sin थीटा बराबर gt होगा, तो t बराबर u sin थीटा अपॉन g हो गया। मतलब समझ में आता है, अपना समझ में आता है सब कुछ, अपने आप याद हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको किसी तरह का कंफ्यूजन बना रहे यहाँ पर। टाइम कितना हो गया? हेलो 26 मिनट्स, नाइस, ठीक है। क्या समझ में आ पा रही है बातें? गॉट इट, ठीक है। तो अच्छा देखो, जब भी मैं कोई फिजिक्स में फॉर्मूला निकालता हूँ ना, मेरी ये आदत है और आपकी भी होनी चाहिए कि हम थोड़ा समझ लें कि निकला क्या, आखिर हाथ में क्या आया अपने। जैसे इस केस में ये क्या चीज़ है, देखो उसे अपने एंड से समझने की कोशिश करते हैं। ये टी मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, कुछ डिपेंडेंसी है क्या कहीं पे? थीटा पे है कहीं ना कहीं। देखो यू पर तो है, ये कह रहा है कि आपका यू जितना ज़्यादा होगा टी भी उतना ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं बात सही है थोड़ी बहुत। असल में आप एक देखो, इधर मेरी बात समझना, असल में जो टी निकला है दिस इज नथिंग मोर देन दिस, ये सिर्फ ये निकला है अगर आप गौर से पकड़ो तो ये, क्योंकि टी निकला क्या, ये u sin थीटा इज व्हाट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ y, मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो था y का, और अपॉन जी। तो कहीं ना कहीं आपने जो वेलोसिटी फेंकी होगी, आप इसे समझो जरा, इस चीज को समझना। एक बॉल है, बॉल को आप फेंकते हो ऐसे करके। मैंने क्या कहा, बॉल के दो काम होंगे, जो आप वेलोसिटी दोगे उसके दो काम होंगे। एक उस बॉल को आगे भेजने का काम होगा, एक उस बॉल को हवा में ऊपर भेजने का काम होगा। अगर आपने वेलोसिटी इस तरीके से दी है कि आपका ये कंपोनेंट स्ट्रांग है, ये कंपोनेंट स्ट्रांग है, यानी हवा में जाने वाला कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली क्या समझ में आ रहा है कि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगी, मतलब टाइम ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा होगी। हाँ, अब सवाल ये है कि सर क्या करें हम ऐसा कि हमारा ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो और ये वाला कम हो वेलोसिटी का। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट का नाम है u sin थीटा। जितना ज़्यादा sin थीटा को आप रखते रहोगे ये कंपोनेंट उतना स्ट्रांग होता रहेगा। sin थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, और ये तब होगा जब थीटा 90 होगा। अभी नहीं समझे, अगले वाले में उसे क्लियरली समझोगे। एक हिंट दिया था बस मैंने अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हिंट दिया था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वाले में और मजा आएगा। मैक्सिमम हाइट, अब इन देखो और क्लैरिटी आने लग जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा था ना उसको मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा। अब देखिएगा, एक्स वाई, अगर आप देखें इधर पे, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि फिर से इस बारी में इस मैक्सिमम हाइट को निकालने का सवाल आ गया। मतलब बेसिकली वो हाइट कितनी होती है उसको निकालने की कोशिश करना है हमें। यह हाइट कितनी होती है, देखो 0 0, हम जानते हैं कि हमने इसको यहाँ पर थ्रो किया था u से, ये कंपोनेंट इसका u cos थीटा हो गया, ये वाला कंपोनेंट इसका u ऑफ sin थीटा हो गया। इतना हम समझते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि y कंपोनेंट 0 होगा, x कंपोनेंट अभी भी अनचेंज्ड रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, और जो फाइनल जो ओवरऑल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ तो रहेगी, 0 नहीं रहेगी, और सरल शब्दों में वो u cos थीटा ही रहेगी। अरे जब वर्टिकल कंपोनेंट ही गायब हो गया तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही अभी नेट वेलोसिटी के बराबर होगी। समझ तो नहीं पा रहे आप मेरी बात को, ठीक है? मतलब मेरा कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू द नेट वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर यही होगी। फिलहाल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस कैपिटल एच। इस एच को निकालना चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है जब आप फेंकोगे। तो जैसे इस बॉल को आप फेंकते हो, कितनी ऊपर हाइट तक वो जा सकता है, फिर नीचे आएगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकता है, वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन अब देखो, असल में कैच करने की कोशिश करो। फिर से 3 इक्वेशंस को लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको खुद ही कि किससे निकलना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इधर देखो, ये h है क्या माय डियर, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल सर, क्योंकि h इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप ओरिजिन से कितना ऊपर गए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये s है, तो इसमें ये वाला तो अभी काम नहीं करेगा, इन दोनों में से कोई काम कर सकता है, और इन दोनों में आपकी जो मर्जी है वो यूज करो, लेकिन मैं इस वाले को ज्यादा प्रीफर करूंगा। मेरे पास कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पता है। असल में मुझे वी वाई कॉम्पोनेंट पता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आप यू वाई कहो, इवन आप इसको ना यहाँ पर यू वाई ना कह के वी वाई कह लो, और इसको वी एक्स कह लो। वी वाई कॉम्पोनेंट 0 है, क्योंकि यू वाई तो कुछ था ना, यू वाई तो ये है ना इनिशियल वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट। मैंने पीछे भी कहीं ऐसा तो नहीं कहा था, अगर कहा भी था तो आप करेक्ट कर लोगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। मैं यू वाई ऑल्दो ऐसे कह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इट मस्ट बी वी वाई, मतलब वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट इस पर्टिकुलर जगह पर, क्योंकि वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट तो ये है ना, ये तो बदल नहीं सकते हम, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे, ऑलरेडी आपने करेक्ट किया हुआ है।
अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर केस में मैं इस तीसरी इक्वेशन को लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। मैं अगर y कंपोनेंट को लेने लग जाऊँ तो ये सारे के y कंपोनेंट आ जाएंगे क्योंकि सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे ही मैं इन चीज़ों को खेलना शुरू करता हूँ इनके साथ, मुझे पता चलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं पता करना चाह रहा हूँ, एट पॉइंट m पर अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ, मैं m कह लेता हूँ उस पॉइंट को, एट पॉइंट m पर अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ तो मुझे आराम से समझ में आ रहा है कि vy कंपोनेंट तो जीरो है, मतलब vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाला कंपोनेंट जीरो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ये u है, तो u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस थी कुछ ना कुछ, वो जीरो नहीं है सर, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर करना था। रही बात a कितना है, माइनस का g है, लिख दिया। कौन सा a, y के अलोंग वाला है, तो y के अलोंग वाला ही डिस्प्लेसमेंट लिखो, वो कितना है, कैपिटल h। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन सब में अगर मैं बोलूं कि 2gh इधर आ गया तो 2gh इधर आ जाने से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि h बराबर मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g आ गया? बिल्कुल सर आप कह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से मेरे पास ये निकल गया h। ये h आप खुद देखो क्या ये नोन है कि नहीं है, बिल्कुल नोन है सर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है u आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना हल्के कितना धीमे फेंक रहे हो, और थीटा आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप छोटे एंगल पे फेंक रहे हो बड़े एंगल पे फेंक रहे हो। अदर देन दिस एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो h इज नाउ नोन, तो हमें h भी पता चल गया। दिस h इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो कांस्टेंट होगी पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आपने देखा होगा जब गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि अपने जैसे जावलिन फेंका था उस समय तो तुरंत से ऐसे करके खुशी में आने लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने अपने यू और थीटा को एक बार सेट कर लिया तो अब दुनिया की ताकत एच को बदल नहीं सकती। मतलब भाई उन्हें एच नहीं करना था, उन्हें रेंज के लिए गेम खेलना था, लेकिन एक बात कह रहा हूँ रेंज भी ऐसी होगा। तो यू और थीटा पर ही डिपेंडेंसी है। एक बार हाथ से छूट गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप कैपिटल एच को बदल नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार हाथ से छूट गया, आप टी को भी नहीं बदल सकते, जो पीछे निकला था इस टी को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये भी यू और थीटा पर ही डिपेंडेंट है, और ये टोटली डिपेंडेंट है उस पर जो फेंकने वाला है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, इस पर थोड़ा सा और गेम खेल सकते हैं हम, केस लगा सकते हैं इस पे। देखो जैसे ना हम एक गेम खेल रहे हैं, मान लेते हैं आपका भी बचपन में आपने खेला होगा दोस्तों में कि भाई कौन ना बॉल को ना बहुत हाई तक फेंकता है। कभी खेला आपने ये गेम? पहले बताओ। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि फॉर एच मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमम एच निकालना है तो उस मैक्सिमम एच के लिए नो डाउट आपका यू ज्यादा होना चाहिए। जी को आप बदल नहीं सकते, टू को आप बदल नहीं सकते, यू को आप बदल सकते हो क्योंकि आपके हाथ में है। तो सर यू जितना ज्यादा रखोगे एच उतना ज्यादा। बिल्कुल सही बात है कि एक 5 साल का बच्चा फेंक रहा है और एक 15-20 साल का बच्चा फेंक रहा है तो फर्क पड़ जाएगा कि 15-20 साल वाला थोड़ा तेज फेंकेगा, उसका यू ज्यादा होगा, तो एक फर्क तो ये पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ताकत का फर्क पड़ेगा, यानी यू का फर्क पड़ेगा, एच ज्यादा उसका होगा जिसका यू ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन उसके अलावा थीटा भी एक फैक्टर है। अब दोनों बच्चे 15-15 साल के हैं, अभी दोनों फेंक रहे हैं, तो इन दोनों में कौन अच्छा फेंक पाएगा? मैं 15-15 साल के कहने का मतलब है कि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का यू सेम है, ये कहना चाह रहा हूं। तो अब किसका हाई जाएगा? जो दिमाग से काम लेगा, जिसने फॉर्मूला पढ़ा है, उसको पता है कि अब थीटा थीटा ज्यादा होने से मतलब नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा अगर मैक्सिमम हो गया, बेसिकली ये जो चीज आपको दिख रही है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी दे पाएगी तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आएगा। यानी ये मैक्सिमम तब आ पा रहा है जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? और साइन की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपने मेरे साथ पढ़ा है, मैंने ग्राफ सब पढ़ा है। साइन थीटा जो होता है ना, मैं देखो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन हल्का सा एक हिंट दे देता हूं। साइन थीटा का ग्राफ ना ऐसा होता है, यानी साइन थीटा +1 से -1 से +1 के बीच में लाई करता है साइन थीटा। लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर में वो नेगेटिव वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पार्ट भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, यानी नीचे से उठ के वो भी ऐसे हो जाता है। तो इसकी रेंज सिर्फ क्या होती है? 0 से 1 हो जाती है। इतना कंफ्यूज मत करो, सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 हो जाता है साइन स्क्वायर का। तो ये आंसर हमेशा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये आंसर 1 हो सकता है। अरे कब होता है 1 साइन थीटा? साइन थीटा 1 तब होता है जब थीटा बेसिकली 90 डिग्री होता है, π/2 रेडियन कहते हैं इसे, अदरवाइज 90 डिग्री कहते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होता है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि एच की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? u²/2g। और ये कब आएगी? जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। इस चीज को प्रैक्टिकली समझ लो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने। गले में बहुत दर्द हो रही है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ना कभी देखा होगा, आपकी क्लास में कोई तो होगा, हो सकता है आप ही हो वाले, मैं तो नहीं था अपनी क्लास में, मेरी क्लास में एक लड़का था, वो फेंकता था बहुत ऊंचा। तो मुझे बहुत देर बाद समझ में आया भाई ये कि वो कैसे फेंकता, नहीं करता था, बॉल फेंकता था ना ऐसे कर लेट जाता था भाई नीचे, पूरा का पूरा यूं फेंकता था। आपने कभी फेंकी बॉल? ऐसे करके फेंकते बॉल को, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा होगा?
वो अपने कंपोनेंट को वेलोसिटी के वेस्ट नहीं करना चाह रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो आप वेलोसिटी देते हो वो दो हिस्सों में टूटती है, एक आगे ले जाने के लिए, एक ऊपर ले जाने के लिए। भाई जब आपका कंपटीशन चल रहा है ऊपर फेंकने वाला, तो यहाँ फेंक के वेस्ट क्यों कर रहे हैं एनर्जी को? तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फेंकने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसे अपने थीटे को, अपना जो थीटा है उस थीटे को मैक्सिमम करना होता है। अपने वेलोसिटी कंपोनेंट को जितना वो इधर की तरफ टिल्ट करवा सके और इस कंपोनेंट को जितना जीरो करवा सके, उतना वो मैक्सिमम होता जाएगा। उसका तरीका है कि उसे हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल अगर वो बना दे, तो इसका मतलब उसने सारी वेलोसिटी ऊपर डाल दी, सारी वेलोसिटी ऊपर डाल दी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इसलिए आप समझ पा रहे हो कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट क्यों मिल रही है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि एच मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम कह रहे थे आप। ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट है, और अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्टाइल में उन सब में भी कौन सा मैक्सिमम होगा, तो जिसका थीटा 90 डिग्री होगा। अगर यू वगैरह सब सेम है, तो उन सब में जिसका थीटा 90 डिग्री होगा वो सबसे हाइट तक, ज़्यादा हाइट तक जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? समझ पाए होंगे, गुड। अब आया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? फिर से वही बात है, फिर से प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा अपना प्रोजेक्टाइल को दिखाते हैं। फिर से वो ओरिजिन से फेंका हमने, किसी सर्टेन वेलोसिटी यू वेलोसिटी पे हमने फेंका था, थीटा एंगल था, कंपोनेंट बना हॉरिजॉन्टल वाला यू कॉस थीटा। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। और इस तरफ कौन है हमारे पास? यू वाई, यानी कि कौन है ये? यू साइन थीटा। आप नहीं बात साइन थीटा, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, आप समझ रहे? ठीक है। तो इस बारे में वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस थिंग, ये रेंज निकालना चाहते हैं हम। दिस इज द थिंग व्हाट वी आर इंटरेस्टेड फॉर। इस रेंज को हम निकालना चाह रहे हैं। रेंज मतलब, रेंज का मतलब क्या है? इस बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने से पहले वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे थे ना कितना ज़्यादा वगैरह है, इस बार रेंज के लिए खेल रहे हैं। मैं एक बार हल्का सा टाइम देख लूँ कितना बचा हुआ इसमें। 15 मिनट भाई, इसके बाद एक लाइव है, अब तब तक मैं गला मेरा साथ दे पाएगा। तो देखो, रेंज इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली अगर इसको मुझे निकालना है, तो दिस टाइम आई विल गो विद द व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। मैं इस बार बोलूंगा, देखो एस इज इक्वल टू, फिर से 3 इक्वेशंस है मेरे पास, मैं किसकी हेल्प लूँ मैं सोच रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मुझे उन 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो तब की हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है ना भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, है ना? तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं इस बार सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने बहुत सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला लगाया यहां पर, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, आपका मन कर रहा आप लगा लो, क्या फायदा, एक लास्ट में जीरो ही होगा, अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचोगे आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ? आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, उसमें ए एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे, अल्टीमेटली एस इज इक्वल टू यू टी बचेगा, वही मैंने लिखा हुआ। बस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलॉन्ग वाला है, वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग वाली है, टाइम टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलॉन्ग जो है उसी को मैंने इस बार रेंज कह रखा है, और वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग कभी भी नहीं बदलेगी, यू कॉस थीटा। स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, कारण आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। टी, ये टी कौन है? यहां से यहां तक पहुंचने में, और इसी टाइम को तो हमने एक बार कैलकुलेट किया कि यहां से यहां तक पहुंचने, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था उसे, आपको याद होगा, मैंने कैपिटल टी बराबर 2 इंटू स्मॉल टी निकाला था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का, और ये 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी निकला था। क्या आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा आपको याद, दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी नए नए हो ना, देख लो, कोई बात नहीं, याद आ रहा है बहुत प्यार से। तो इसमें कोई टेंशन, देखो अच्छा मेरी बात सुनो, यहां से यहां आने में और यहां से आने में एक ही बात है, एक टाइम नहीं देखेगा कि कैसा, टाइम स्प्लिट नहीं होगा, टाइम सेम। तो जितना वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आने में टाइम ले रहा है, उतना ही यहां से यहां जाने में ले रहा है, कुल मिला के दोनों टाइम सेम है। इसका मतलब मुझे सिर्फ टाइम ये लिखना है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। नाउ व्हाट, मैं देखो मैं यू को एक साथ ले लेता हूं, इवन मैं ऐसे कर लेता हूं, यू को यू स्क्वायर, और 2 बच गया, साइन बच गया और कॉस बच गया, उसको एक साथ लिख देता हूं। अब देखो बिल्कुल मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपने मेरे साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि यार ये बात मुझे बार बार कहनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दी। बेसिक मैथ्स प्लीज जरूर देख लेना, मैंने वहां पे बहुत प्यार से आपके साथ डिस्कशन किए हैं फॉर्मूले। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है, तो फिर भी कुछ नहीं है उसके सामने। अब अगर आपने वो नहीं पढ़ा, आप हो सकता है एक बार के लिए याद कर लो, लेकिन फील नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को यू कैन सिंपली राइट इट लाइक साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारे पास हो गया रेंज।
तो इस तरीके से हमने रेंज निकाल दी। अब ये फिर से यू और थीटा पर डिपेंडेंट है जो आपके हाथ में थे शुरुआत में। आप यहाँ पे केस लगा करके बात को आराम से क्लियर कर सकते हो। आप यहाँ पे आराम से केस लगा सकते हो। फिर से आप बोल सकते हो कि यार इफ रेंज मैक्सिमम कब होगी, अगेन जब आपका यू ज़्यादा होगा वगैरह, लेकिन इफ आर मतलब आप चाह रहे हो फॉर रेंज मैक्सिमम रेंज के लिए आप निकालना चाह रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये साइन 2 थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब भी आगे से साइन आ जाए तो समझ जाना उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो पाएगी, चाहे वो साइन 2 थीटा हो, चाहे साइन 3 थीटा हो, चाहे साइन 4 थीटा हो, व्हाटएवर इट कैन बी। लेकिन साइन अगर आगे से फंक्शन तो वो 1 से ऊपर कभी जाएगा नहीं और -1 से नीचे कभी जाएगा नहीं। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है। और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए साइन 90 टाइप का। हम इसको हल्का सॉल्व करके बोल सकते हैं 2 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर अल्टीमेटली 45 डिग्री या π/4 रेडियन टाइप का। तो कुल मिलाकर के समझ में आता है कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज विल बी मैक्सिमम। और यही बातें लगभग बोली जाती है जब कोई जेवलिन वगैरह करता है। ऑल्दो इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन जेवलिन फेंक रहा होता है कोई, या कोई लॉन्ग जंप वगैरह कर रहा होता है जिसमें यहाँ से आपको कूद के ज़्यादा दूर तक जाना होता नहीं है कोई लॉन्ग जंप या हाई जंप, क्या होता है लॉन्ग जंप भी होता है शायद, ऐसे करके आपको आना होता है, कूद के जाना होता है, ऐसे करके लॉन्ग जंप होती है। हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी ना आजकल। तो कहने का मतलब है उसके बताते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल से अगर 45 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये कंपोनेंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू रख देगा अपनी। फिर बाकी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, यू आप कितना लगा पा रहे हो वगैरह वगैरह पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज आपको ये रिकमेंडेड रहता है कि थीटा को 45 डिग्री रखो। ऑल्दो इसके पीछे और भी फैक्टर वर्क करते हैं। जब आप ओलंपिक वगैरह खेलने जाते हो तो ग्राउंड लेवल में बड़े फासले चीज़ें और फर्क पड़ता है। आप यहाँ पर होते हो ग्राउंड लेवल, जहाँ से आप फेंकते हो और जहाँ वो गिरता है उन दोनों का लेवल सेम नहीं रहता, ये भी फर्क पड़ता है। तो उससे एंगल वगैरह पे भी फर्क पड़ता है। तो एक्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि 45 डिग्री पर भी आप फेंकोगे हमेशा। ये एक जनरल और आइडियल केस है। अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो आप 45 डिग्री पर फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज निकलेगा। उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस वगैरह जैसी चीज़ें भी होती हैं जो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम एक आइडियल केस को ले रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा। अभी हमारे पास एक है कि गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेज स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। प्रूव दैट स्टेटमेंट। गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था। देखो स्टेटमेंट को समझते हैं। हमने पीछे आर निकाली, रेंज निकली है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने पीछे देखा होगा, ये आपकी रेंज की वैल्यू निकली। अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपका एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है और उतना ही कुछ 45 डिग्री से कम है, दोनों सेंस में आपको रेंज सेम मिलेगी। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने उसको प्रोजेक्टाइल को, या एक होता था 45 डिग्री का एंगल होता था, मान लिया आपने 45 से कुछ ज़्यादा एंगल पे फेंक दिया, और मान लेते हैं आपने 45 से कुछ कम एंगल पे फेंक दिया। अगर ये वाले को मैं 45 डिग्री कह रहा हूँ तो बेसिकली ये वाला 45 माइनस थीटा को समझा रहा है और ये वाला 45 प्लस थीटा को समझा रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कभी भी ऐसा किया तो दोनों ही कंडीशंस में आपको रेंज सेम मिलेगी। मतलब कि इसमें और इस वाले में भी दोनों में रेंज सेम मिलेगी, यानी दोनों अल्टीमेटली एक ही पॉइंट पर आकर गिरेंगे। ऐसा कुछ वो समझाना चाह रहे हैं। हमने कहा ऐसा कैसे, तो हमें मैथ्स समझा रही है इस बात को, क्योंकि मैथ्स बोलिए इफ़ यू आर फर्स्ट केस ले लो एक बारी में 45 माइनस थीटा वाला। अगर आप एक बारी में 45 माइनस थीटा रखते हो थीटा के प्लेस पे, तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 90 हो जाएगा और 2 इंटू थीटा 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। बेसिक मैथ्स है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि थीटा इस बारी में 2 थीटा है, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। बहुत बेसिक मैथ्स 10th क्लास का बच्चा कर सकता है। लेकिन जो अगली वाली बात है वो वही कर सकता है जिसने बेसिक मैथ्स देखा था मेरे साथ। R2 निकालना, अगर मैं R2 कह रहा हूँ दूसरे केस को, जब 45 प्लस थीटा लूंगा तो यू स्क्वायर साइन 2 ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा, ये अगर एक केस हो जाता और ये अपॉन में जी है, तो उस केस में आप देखेंगे कि ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 कितना होता है 90 और 2 इंटू थीटा कितना होता है 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है उन्हीं के साथ बातचीत होगी अब, क्योंकि 90 प्लस थीटा आपको याद होगा, मैंने कहा था यस होता है, चेंज होता है, चेंज होकर साइन कॉस में चेंज होगा और साइन पॉजिटिव रहेगा उस क्वाड्रेंट में। ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं उस बारे में अभी बिल्कुल भी, क्योंकि वो नहीं देखा अभी भी, मौका भी तुम शुरुआती चैप्टर्स में जाके देख लो प्लीज़, 36 बार उसी जाएंगी। कॉस थीटा ही होगा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही होगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा कॉस 2 थीटा अपॉन जी। अगर आप मैच करो R2 को और आप मैच करो R1 को, दे बोथ आर गिविंग अस द सेम रिजल्ट, सो दैट्स व्हाई दे वर सेइंग दिस। ठीक है, अब आप कैसे भी क्वेश्चन वाले अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने बता भी दिया। एक है क्वेश्चन
कितने मिनट्स बचे हमारे पास? 7 मिनट्स। ट्राई करते हैं। हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें क्या बोला गया कि हमारे पास कोई एक हाइकर है, वो चढ़े हुए किसी चोटी के ऊपर चढ़े हुए, यहाँ समझो, और यहाँ से पता नहीं चोटी के ऊपर चढ़ के इन्हें क्या मन किया, इन्होंने बोला पत्थर फेंके ऊपर जाके, तो इन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकना चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कि ये टॉप से ये पत्थर फेंक रहे हैं इस जगह से, और 490 मीटर अबव ग्राउंड है, यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का हाइट है, डिस्टेंस है, वो 490 मीटर का है, यानी कि लगभग 500 मीटर की हाइट पे वो चढ़े हुए हैं। जानबूझ के उन्होंने आपको 490 दिया हुआ ताकि कैलकुलेशन ठीक हो। थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड, वो एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को फेंकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। उन्होंने हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को फेंका और 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका और हॉरिजॉन्टली फेंका, यानी उन्होंने हॉरिजॉन्टली फेंका, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उनकी ये थी जो टोटली एक्स के अलोंग है, मतलब इस बार कोई टेढ़े मेढ़े नहीं है, सारा का सारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सेस को मिला हुआ है, एक्स एक्सेस के मजे ही मजे, ठीक है। लेकिन क्या ये बात हमेशा, मतलब क्या एक्स एक्सेस के मजे हमेशा रहेंगे? वाई एक्सेस का कोई पूछेगा कितना दिया, तो वाई एक्सेस को सर कुछ भी कंपोनेंट नहीं दिया, जीरो कंपोनेंट दिया। लेकिन जैसे ही आप जानते हो पत्थर गिरेगा तो वो इस तरीके से पत्थर नीचे को गिरना चालू होगा, ऐसे ही गिरता है पत्थर। अगर आप करोगे ऐसा टेढ़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन भी है और ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा होगा कि अब जैसे वो किसी भी एक पॉइंट, जनरल पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट पी की लेट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं एक्स वाई ऐसी कोऑर्डिनेट मान लो, इसे पिछली बार माना था, इसको एक्स टाइप की एक्सेस मान लेता हूं और इसको मैं वाई टाइप की एक्सेस मान लेता हूं, पॉजिटिव वाई, तो ये नेगेटिव वाई एक्सेस हो गई, आप समझ पा रहे होंगे। उस हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सेस हो गई, अगर आप समझना चाह रहे हो। एक्चुअली मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं पता करने की कोशिश करूं तो देखो इस बारी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ ग्रेविटी वर्क कर रही होगी नीचे की तरफ, जबकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो सेम टू सेम रहेगी, जो पहले उसके पास थी वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस बार आप ये नहीं कह सकते कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पिछली बार की तरह जीरो है, वो इस बार जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हर एक सेकंड में उसकी स्पीड को 9.8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते अब उसकी स्पीड जीरो ही रहेगी, वाई कंपोनेंट उसका कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर वो कुछ ना कुछ होगा तो इस तरह से उसका जो नेट वेलोसिटी निकलेगी वो आराम से आप निकाल सकते हो, बेसिक मैथ्स है पाइथागोरस थ्योरम से, v² x + v²y, इस तरीके से आपकी यहाँ पर वेलोसिटी निकाली जाएगी कि नेट वेलोसिटी कितनी है इस पर्टिकुलर जगह पे। फिलहाल ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टाइम। अच्छा देखो, आप कुछ मत करो, जैसा काम अभी पीछे आपने मेरे साथ किया था सेम काम करो, वैसा ही वाला। एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग कंपोनेंट्स लेने लग जाओ, एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग कंपोनेंट लेने जाओ। 4 मिनट का टाइम हमारा बचा। एक्स बराबर हम बोलेंगे क्या होता है, वही सब चीजें कि u cos थीटा इंटू टी माइनस का प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, से पिछली बार कर रहे थे। फिर से वही चीज, ए एक्स के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा, जबकि u cos थीटा आपको, क्योंकि यही तो u cos थीटा जिसको हम बोल लेते हैं ना। देखो इस बार u cos थीटा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो सारा का सारा थीटा इस बार जीरो है, तो cos जीरो करने पे ऑटोमेटिकली सिर्फ u ही बचेगा यहाँ पर। तो जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि वी आर ओनली विद x = ut, और u भी इवन हमें पता है, क्योंकि u कितना 15। इसको ना मैथ्स मत करते रहना, जनरल नॉलेज लगाने की कोशिश करना, अपना दिमाग थोड़ा सा कॉपी से बाहर आके सोचना, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये मैं पता करना चाह रहा हूँ, किसी मान लेते हैं जो घटना है ये एट t सेकंड पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ उसकी पोजीशन क्या है। तो t सेकंड पे x कंपोनेंट मैंने निकाल दिया, इतना है। ऐसे ही करके अगर मैं t सेकंड पे y कंपोनेंट निकालने के लिए खेल खेलता हूँ तो मैं बोलूँगा y = ut। मैं करता क्या था कायदे से, ये करता था मैं ut माइनस का हाफ ऑफ gt² टाइप का करता था। इस बार आप इसे प्लस ले सकते हो क्योंकि इस बार ग्रेविटी के अलोंग चल रहे हो आप। गॉट इट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा ऑटोमेटिकली, अगर आप पिछले वाले से ही चलना चाहते हो तो थीटा तो इस बारी में 0 डिग्री है, यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, यहाँ 0 रखोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। और जनरली भी आप समझ सकते हो कि बेसिकली दिस वाज व्हाट। अगर आपको ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा लिखना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पहली लाइन देखो, आप पहली लाइन ऐसे लिख सकते हो कि sy = uyt प्लस हाफ ऑफ ayt²। अब वैल्यू रखना चालू करो। sy आपके पास y है, uy आपके पास 0 था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कुछ भी नहीं थी, और ये हो जाएगा प्लस का हाफ ऑफ gt²। अब आप आराम से समझ सकते हो कि ये हमारा आंसर निकल गया, मतलब इस बारी में हमारा y कितना निकल गया, हाफ ऑफ gt²। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा कवर करने की कोशिश करो कि टोटल 490, यानी कि जब ये यहां पहुंचेगा, आप मुझे इतना बताओ कि इस समय इसका y कंपोनेंट कितना होगा, क्या 490 होगा? क्या
490 होगा क्या y कंपोनेंट, यानी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 490 होगी। तो जिस समय y 490 है, क्या उस समय t निकाल सकते हैं हम? तो जैसे ही मैं y को 490 रख दूंगा यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा gt²। और g की वैल्यू 9.8 लेने के लिए कहा गया, अपनी मर्जी से 10 मत लेना, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के कैलकुलेशन को इस तरह का बनाया हुआ है। 490 × 2, आप समझते हो कि इसके अपॉन में 10 आ जाएगा ऐसे करके, 49 इसको 2 बार काट देगा ऐसे करके, तो कुल मिला के 10 10 का 100 हो जाएगा। आप प्लीज़ कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन कैलकुलेशन ईजी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है एक्चुअली 10 सेकंड। यानी यहाँ पहुँचने पे, यानी जिस समय y 490 होता है, t उस समय 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड का टाइम लगता है। रही बात, इसने एक अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये बताओ कि जब ये फाइनली कितना टाइम टेकन बता दिया, एंड द स्पीड बताओ जिस समय ये इसको हिट करेगा इस पर्टिकुलर, क्योंकि स्पीड के लिए हमेशा यही फॉर्मूला वर्क करेगा, उसका x कंपोनेंट कितना। अब x कंपोनेंट तो हमेशा उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि x कंपोनेंट बिल्कुल नहीं बदलेगा। वो कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर 225। रही बात इसका y कंपोनेंट कितना है यहाँ पर, तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो यू शुड से uy प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। आप यहाँ बोलोगे कि vy अगर मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस 0 थी, तो ये कंपोनेंट पूरा 0, a बाई टी, और a मतलब कितना g, और g इंटू टी, और t कितना है इस बारी में आपका 10 सेकंड, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर t कितना चेक किया हमने, 10 सेकंड लगता है, और g कितना था 9.8 इंटू 10, तो इट विल बी 98। तो बेसिकली ये 98 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है स्क्वायर कैसे करते हैं, 98 का स्क्वायर कैसे करते हैं। अगर आपने मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 04। इन दोनों को प्लीज़ ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना, दैट विल बी योर रिजल्ट। और ये वाला क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क कर सकते हो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ। अगर आप इसको कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो तो अलग से एक सेशन आएगा जिसमें मैं नीट के प्रीवियस 36 ईयर सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही करते हैं। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, अदर नीडियोशन के साथ उसे शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। और मिलते हैं हमें नेक्स्ट सेशन में सर्कुलर मोशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।